नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एस. चौहान इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारत के भूगोल के तहत भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं और उसमें हम मानसून उत्पत्ति की संकल्पनाओं पर विचार कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि दो विचारधाराएं हैं, क्लासिकल, एक मॉडर्न थ्योरीज। तो क्लासिकल की हमने बात की थी, फिर हमने मॉडर्न थ्योरी की बात की थी, जिसमें ये चार संकल्पनाएं हमने कल के वीडियो में देखी थी। आज हम दो और कंसेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें एक एल निनो ला निना कंसेप्ट और दूसरा एनसो कंसेप्ट। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न भी लेकर आऊंगा। सबसे पहले एल निनो ला निना इफेक्ट की बात करें, इससे पहले एक शख्सियत से हम मिल लेते हैं, वो है गिलबर्ट वाकर। ये 1904 से 1924 तक आईएमडी भारतीय मौसम विभाग में डायरेक्टर जनरल रहे थे। और इन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया था कि एल निनो ला निना जो इफेक्ट है उसका प्रभाव भारतीय मानसून के ऊपर दिखाई देता है। कहीं लिखा है ये उन्होंने 1924 में बताया था, कहीं 1930 का रेफरेंस भी आता है। ईयर को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सर्वप्रथम यही व्यक्ति थे जिन्होंने इस बारे में हमें बताया था कि भारतीय मानसून इससे प्रभावित होता है। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कि ये घटना कहाँ की है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर का ये हिस्सा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये घटना घटती है। और ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग की, जहां पर ये इक्वाडोर, पेरू और चिली, ये तीन देश यहाँ पर हैं। इन तीनों देशों के तट पर ये घटना घटती है। तो सबसे पहले हम इस घटना को समझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पहले हम इसके कुछ साइलेंट फीचर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहली बात, ये घटना है साउथ पैसिफिक और उसके पूर्वी भाग की। दूसरा, ये इक्वाडोर, पेरू और चिली, ये दक्षिणी अमेरिका के तीनों देश हैं, तटवर्ती देश है, और इनके तट पर यह घटना घटती है। अक्षांश के हिसाब से देखें तो 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 32 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में यह घटना यहाँ पर घटती है। घटना क्या है, हर 3 से 7 सालों के बीच में एक बार यहाँ का जो तापमान है वो सामान्य से या तो 5 डिग्री तक बढ़ जाता है या घट जाता है। तो वो बढ़ जाता है उसको हम एल निनो कहते हैं, और जो घट जाता है इसको ला निना कहा जाता है। तो वो जो इफेक्ट है उसी को हम एल निनो या ला निना इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो शब्द है उसके मीनिंग क्या है। एल निनो का मतलब होता है वार्म फेज। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एल निनो कहलाता है। और ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, या क्राइस्ट चाइल्ड यानी कि शिशु ईसा, ईसा मसीह का बच्चे वाला रूप। क्योंकि ये घटना दिसंबर में, यहाँ पर गर्मी का सीजन होता है और ये घटना दिसंबर में घटती है, जब हम क्रिसमस मना रहे होते हैं तब घटती है। वो पिक टाइम उसका वही है। तो इस वजह से इसको शिशु ईसा से जोड़ के देखा जाता है। दूसरा शब्द है ला निनो, इसको हम कोल्ड फेज कह सकते हैं, और ये भी स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल गर्ल या छोटी बच्ची, या कहीं कहीं लिखा होता है ईशा की बहन। या इसको हम एंटी एल निनो भी कह सकते हैं, या हम इसको अ कोल्ड इवेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर सारी इस तरह से घटती है। अब हम समझते हैं कि है क्या चीज। यहाँ ध्यान से देखिए, दिस टर्म एल निनो ला निना टर्म रेफर टू पीरियोडिक चेंज इन पैसिफिक ओशन सी सरफेस टेम्परेचर दैट हैव इंपैक्ट्स ऑन वेदर ऑल ओवर द ग्लोब। यहाँ पर तापमान के बढ़ने और घटने की जो कंडीशन है, जो घटना घटती है, उसका प्रभाव पूरे विश्व के मौसम के ऊपर दिखाई देता है। इसलिए ये बहुत बड़ी घटना है जो यहाँ घटती है। क्या घटती है उसको हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये भी ध्यान देना कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने और घटने का एक इंडेक्स बना दिया गया, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं ओशियनिक नीनो इंडेक्स कहते हैं। तो उससे पहले ही पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। अब हम समझते हैं यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है और ये घटना किस तरह से घटती है या प्रभाव किस तरह से पड़ता है। ये आप देखिए, हमने पहले बात की, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। और सूर्य जब इस विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा होता है तब ये इस तरह से व्यापारिक पवनें चलती हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। ठीक है, और ये वायुमंडल में चल रही है ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ ये तो वायुमंडल में चल रही है, लेकिन नीचे यहाँ पर पानी में क्या हो रहा है उसको आप ध्यान से देखिए। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो घटना है वो यहाँ घट रही है और दिसंबर के दौरान घट रही है, और दिसंबर में यहाँ गर्मी की सीजन है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब ये जो पूरी घटना है वो सूर्य उत्तरायण होने पर पूरा उत्तर में शिफ्ट हो जाता है, दक्षिणायन होने पर दक्षिण में शिफ्ट हो जाता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में की थी। अब ये व्यापारिक पवनें जो है ऊपर वायुमंडल में चलती है, तो यहाँ नीचे क्या हो रहा है समुद्र के अंदर, उसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ धाराएं चलती हैं।
अब धाराएं क्या होती है पहले उसको समझ लीजिए। जैसे आपने धरातल पर नदी देखी होगी, नदी के दोनों किनारे स्थिर रहते हैं, बीच में से पानी आगे की तरफ बढ़ता है। वैसे समुद्र के अंदर भी क्या होता है, साइड का पानी स्थिर रहता है और बीच में कुछ पानी तेज गति से आगे बढ़ता है, जिसको हम समुद्री धाराएं या ओशियनिक करंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेटर है और इक्वेटर के नॉर्थ में अमेरिका के इस हिस्से से ये पानी कुछ चल के इधर पहुंचता है, एशिया के इस हिस्से तक। तो इसको हम कहते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो पैसिफिक ओशियन में चल रही है। इसको हम कहते हैं साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो ये दोनों धाराएं यहाँ से यूं चलती है और ये इक्वेटर के आसपास चल रही है तो गर्म होती है, तो ये सारा गर्म पानी यहाँ से इधर चलता है। और क्यों चलती है, व्यापारिक पवनें इनको इधर धक्का मारती है इस पानी को, तो ये पानी यूं चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ का पानी अगर सारा इधर इकट्ठा हो जाता है तो क्या इस सरफेस का पानी हमेशा गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है। तो ये सारा गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज आप यहाँ देखिए, ये सारा पानी इधर आता है तो पीछे यहाँ पानी की कमी होती है, उसकी पूरी पूर्ति करने के लिए एक धारा यहाँ से यूं चलती है, इसको हम काउंटर पैसिफिक करंट कहते हैं, या हम कहते हैं प्रति विषुवतीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो विषुवत रेखा के आसपास चलती है तो वो यहाँ वापस पहुंचती है। और नॉर्मल साल में क्या होता है, ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलती है वो यहाँ आके खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होता है उसको देखिए, यहाँ व्यापारिक पवनें चल रही है तो ये धाराएं इस तरफ बहती है, लेकिन इधर क्या होगा, पछुआ पवनें चलेगी, तो यहाँ पर भी एक धारा इस तरह से चलेगी, ठंडी धारा होगी। ये गर्म है क्योंकि इक्वेटर के आसपास है, ये ठंडी होगी। तो यहाँ पछुआ पवनों का डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, ये पवनें ऐसे चलती है तो ये धारा भी ऐसे चलती है और ये ठंडी धारा है। प्लस एक बात ध्यान रखना कि ग्लोब के ऊपर ये जो जगह है वहां पर स्थल भाग का अभाव है, तो ये बेरोकटोक ये धारा इस तरह से यूं चलती रहती है। लेकिन यहाँ जब पहुंचेगी तो क्या होगा, आगे वो दक्षिणी अमेरिका से टकराती है और फिर इसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग तो यहाँ से यूं निकल जाता है और वापस वो इसमें जाके मिल जाता है क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। लेकिन इसकी जो ये नॉर्थ ब्रांच है वो इस दक्षिणी अमेरिका से टकरा के नॉर्थ की तरफ बहना शुरू कर देती है, और इस धारा को हम पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। पेरू इसलिए क्योंकि वहां देश का नाम है, या परू भी हम बोलते हैं, और दूसरा हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं। आधुनिक भूगोल के संस्थापक दो विद्वानों को माना जाता है, दो जर्मन थे, हम्बोल्ट और रीटर। तो उसमें से ये एक हम्बोल्ट है, ये बहुत एक महान भूगोलवेत्ता हम इनको मानते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इस धारा को ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, ये ठंडी धारा है और ठंडी धारा जब यहाँ से बह के यूं बह चलती है तो क्या करेगी, यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देगी, और इस टेम्परेचर को कम हो जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, ला नीना इफेक्ट कहते हैं। अब आगे क्या होता है, ये धारा भी यूं चलती है और इसमें मिल जाती है वापस, और फिर इसके साथ चल के वापस यहाँ जाती है, फिर ये मुड़कर इधर ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ से मुड़कर वापस यहाँ पहुंच जाती है, फिर यूं चलने लग जाती है। ये एक साइकिल है, ये धारा भी यहाँ से यूं चलेगी, इधर आएगी, वापस इसमें मिल जाएगी, फिर यूं चलेगी। तो बेसिक बात यह है कि ये क्या है, एक साइकिल है जो यूं चलते रहते हैं हमेशा, इस तरह से ये साइक्लिक वे में चलते रहते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका एल निनो ला निनो का इफेक्ट कैसे जनरेट होता है, उस बात को हमको यहाँ समझना होगा। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये धारा यहाँ पहुंचती है तो मैंने कहा ये ठंडी धारा है कि टेम्परेचर को कम कर देगी, टेम्परेचर कम कर देगी तो वायुदाब बढ़ जाता है। अब यहाँ का वायुदाब अगर बढ़ जाता है तो इन व्यापारिक पवनों पर क्या असर पड़ेगा वो हमें देखने की जरूरत है। व्यापारिक पवनें इस तरह से चलती है, मैंने पिछले वीडियोस में भी आप पर इस पर बात की थी। अब यहाँ हाई प्रेशर है तो क्या होगा, ये पवनें तेज गति से चलेगी इस तरफ, और समय पर भी इस तरफ चलेगी। अब क्या होता है, यहाँ ये घटना हाई प्रेशर की घटती है दिसंबर के दौरान, और यहां से भारतीय मानसून आता है मई जून में अगले में। तो यहां से इन पवनों को यहां तक पहुंचने में 5-6 महीने का समय लगता है, क्योंकि हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस है एक तरह से अगर हम देखें। तो ये व्यापारिक पवनें जब यहाँ हाई प्रेशर होता है तो ये पवनें यहाँ से यूं चलना शुरू कर देती है, और यही पवनें फिर मई जून में यहाँ पहुंचती है, और फिर ये भारतीय मानसून का रूप धारण करती है, क्योंकि उस समय तक सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो इन हवाओं को क्रॉस करके, इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्थ में बहना होता है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये इक्वेटर क्रॉस करेगी तो फेरल के नियमानुसार राइट हैंड में मुड़ जाती है और यहाँ पर पहुंचकर वो भारतीय मानसून को जन्म देती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हाई प्रेशर होगा तो उस हाई प्रेशर को, या ठंडा जो तापमान कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ला नीना इफेक्ट कहते हैं। ला नीना, ध्यान रखना, कहेंगे ला नीनो भी लिखा हुआ मिलता है, सही शब्द तो ला नीना ही है, लेकिन ला नीनो भी मिल सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर घट गया तो प्रेशर बढ़ गया, इसको हम क्या कहेंगे, ला नीना इफेक्ट। तो यहाँ से पवनें तेज गति से इधर चलती है और वो भारत पर समय पर भारत पहुंच जाती है और अच्छा मानसून लेके आती है, क्योंकि स्पीड से चलेगी, ह्यूमिडिटी भी उनके अंदर होगी,
और गर्म है तो वैसे भी ह्यूमिडिटी लेके चलती है, तो ये यहाँ पहुंचकर भारत का मानसून को जनरेट करती है। और आगे मानसून फिर बारिश कैसे होती है, अरब सागर बंगाल खाड़ी, वो हमने सबने पहले देख लिया, दोनों शाखाओं की बात पहले हमने की है। अब यहाँ ध्यान देना, अगला जो कंडीशन है वो क्या है। अब यहाँ अगर ला निनो इफेक्ट है, ला निना इफेक्ट है, यहाँ यहाँ हाई प्रेशर है, तो क्या होगा, भारत में अच्छी वर्षा होगी और भारत का जो मानसून है वो भी एक्टिव रहेगा। अच्छी बारिश, साल मतलब 2-3 महीने जब जितने भी बारिश होती है भारत के अंदर कंटिन्यू होगी, लगातार होगी, अच्छी बारिश होगी। और अभी अगर हम देखें 2021 भी लानिना वर्ष घोषित किया गया है, तो आप देखोगे भारत के अंदर अच्छी बारिश हो रही है। समय पर मानसून पहुंचा, कुछ हिस्सों में तो समय से 3 या 4 दिन पहले भी पहुंच गया और अच्छी बारिश हो रही। केवल नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहां कुछ अभी तक मानसून नहीं पहुंचा, लेकिन इसमें लोकल फिनोमिना काम कर रहे हैं, ये लानिनो या एल निनो का इफेक्ट नहीं है। लेकिन नॉर्मली भारत के अंदर अच्छी बारिश हो रही है, बाढ़ें आ रही है, आपने देखा होगा, तो बारिश अच्छी हो रही है, इसलिए 2021 लानिनो ईयर है। अब हम समझते हैं एल निनो के साथ में क्या हो रहा है। अब यहाँ ध्यान देना कि मैंने आपको अभी समझाया था कि प्रति विषुवती धारा चलती है जो यहाँ के पानी को इधर पहुंचाती है, और सामान्य वर्षों में ये क्या होता है, ये धारा यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जब ये धारा यहाँ से साउथ में मुड़कर ऐसे बहने लग जाती है, साउथ वर्ड्स की तरफ बहने लग जाती है। अब क्या होगा, ये इक्वेटर के आसपास चलने वाली धारा है तो गर्म होगी, और ये गर्म धारा जब इधर बहने लगती है तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वायुदाब घट जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब हम्बोल्ट की धारा के साथ क्या हुआ, ये धारा यहाँ बहने लग जाती है तो ज्यादा इफेक्टिव धारा है, तो इस धारा को ये इस एरिया में सीमित कर देती है यहाँ, और इसका इफेक्ट भी फिर खत्म हो जाता है। और यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। अब समझना भारत का मानसून कैसे प्रभावित होता है। अब यहाँ ये पवने जो व्यापारिक पवने चलती है, और हम यूं कह रहे हैं कि यही पवने यहाँ पहुंचकर भारत में बारिश करती है, हमने बार बार यही कहा। लेकिन यहाँ लो प्रेशर हो गया। अब लो प्रेशर हो गया तो क्या होगा, ये हवाएं इतनी स्पीड से इधर नहीं चलेगी, और स्पीड से नहीं चलेगी तो क्या होगा, भारत में मानसून देरी से पहुंचेगा और रुक 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 पहुंचेगा। एक बार पहुंच जाएगा तो फिर बीच में लंबा गैप पड़ जाएगा, फिर वापस शुरू होगा। तो ऐसे में भारतीय मानसून की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कब, जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो और लो प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब ये धारा इधर बहना शुरू कर देती है और यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, एल निनो कहते हैं। और इस एल निनो की वजह से भारत का जो मानसून है वो प्रभावित होता है। तो इसको एल निनो इफेक्ट, टेम्परेचर हाई हो गया कहाँ पे, यहाँ पे, और उसका प्रभाव इंडिया डज नॉट रिसीव गुड रेनफॉल, भारत अच्छी बारिश नहीं प्राप्त करेगा, और मानसून निष्क्रिय रहता है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहता, बीच बीच में गैप पड़ जाते हैं, बारिश कम होती है, एक क्षेत्र में होती है, दूसरे क्षेत्र में नहीं होती है। ऐसी सारी नॉर्मल जो चीजें हैं वो हमें इस एल निनो इफेक्ट में नजर आती है, तो इसको हम एल निनो इफेक्ट कहते हैं। अब हम यहाँ एक और चीज को समझते हैं कि ये जब धारा यहाँ बहती है और ये लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसका पूरे विश्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम भारत के मानसून के साथ ही इसको जोड़ के देख रहे हैं, पूरे विश्व में इस पर इफेक्ट पड़ता है। कहाँ कहाँ पड़ता है आप देखिए। अगर यहाँ पर एल निनो इफेक्ट तैयार हुआ है तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में जो जेट स्ट्रीम चलती है वो काफी साउथ में होके बहने लग जाती है, इस एरिया से होके बहने लग जाती है। और जब ये यहाँ से बहती है तो क्या करती है, इस हिस्से में भयंकर बारिश होती है और बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है और लानिना इफेक्ट है तो क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम है वो इस हिस्से से बहती है और यहाँ पर फिर क्या होता है, बारिश होती है। अब नॉर्मल जब हम बात करेंगे, अगर ये जेट स्ट्रीम यहाँ से, एल निनो इफेक्ट है और जेट स्ट्रीम यहाँ से बह रही है तो यहाँ तो बाढ़ आएगी, लेकिन कनाडा का दक्षिण वाला हिस्सा और यूएसए का नॉर्थ वाला हिस्सा, इसमें सूखा पड़ता है, इसमें ड्राउट कंडीशन पैदा हो जाती है। जबकि अगर ये लानिना ईयर है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम यहाँ बह रही थी वो यहाँ बहने लगती है और इस वाले हिस्से में अच्छी बारिश हो जाती है फिर, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सूखा पड़ जाता है। तो इफेक्ट कहाँ कहाँ नजर आते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड में, आपको कुछ एग्जांपल और यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप देखिए ये मानसून पे अभी मैंने समझा दिया कि यहाँ टेम्परेचर लो प्रेशर है तो यहाँ बारिश अच्छी नहीं हो रही है। दिसंबर के दौरान यहाँ अगर अच्छा टेम्परेचर लो है और हाई प्रेशर बन गया तो यहाँ अच्छी बारिश होती है। साथ ही आप देखिए ये पूरा जो हिस्सा है जिसमें आप इथोपिया कह सकते हो या फिर हम कहें कि दक्षिणी सूडान या मालावी, मोजाम्बिक, इन सारे देशों में भयंकर सूखा पड़ता है एल निनो ईयर्स के अंदर। खाने पीने की भारी किल्लत हो जाती है इस पूरे रीजन के अंदर। इसी तरह से आप देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इसमें एल निनो वर्ष में भारी सूखा पड़ता है और यहाँ पर भी खाने पीने की, अनाज की बहुत कमी देखने को मिलती है। ये ऑस्ट्रेलिया पूरा देखिए, पूरा सूखा गुजरता है अगर एल निनो ईयर है तो इस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने आपको बता ही दिया।
फिर आप देखिए ये जो हेटी और वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स है, यहाँ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और सूखा की स्थिति नजर आती है। साथ ही अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या होता है, ये जो इक्वाडोर, चिली और पेरू देश है, इनकी जो इकोनॉमी है उसमें फिशिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ के लोग मछलियां पकड़ते हैं और उसको फिर बेचते हैं, तो उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ क्या होता है, देखिए जब ये ठंडी धारा यहाँ से यूं बहती है तो ये क्या करती है, अपने साथ प्लैंकटन और कई सारे न्यूट्रिशंस और मछलियों का भोजन लेके आती है। तो फिर वो मछलियां सारे वो भोजन को खाती हैं, ज्यादा इकट्ठा होती है, ये लोग ज्यादा पकड़ते हैं, ज्यादा बेचते हैं, तो इनको इससे फायदा होता है। लेकिन अगर ये गर्म जलधारा यहाँ पर पहुंच गई और एल नीनो इफेक्ट पैदा हो गया, तो ये इसके साथ प्लैंकटन नहीं आती, इसके साथ दूसरी खाने पीने की चीजें नहीं आती, तो ऐसे में यहाँ फिशिंग बहुत, मछलियां बहुत कम आती हैं, और कम मछली आएगी तो फिर इन लोगों का जो पूरा सिस्टम है, वो जो जो फिशिंग का जो काम है वो काफी ठप पड़ जाता है। तो ऐसे में इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही यहाँ गर्मी बढ़ जाने से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से यहाँ रेनफॉल भी बहुत होती है, चिली के अंदर तो भयंकर बाढ़ें भी आ जाती है। तो ये घटनाएं यहाँ पर घटती है। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर इसका जो इफेक्ट है वो नजर आता है, जिसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिए। अब हम बात करेंगे एक और घटना की, जिसको एल निनो सदर्न ओसिलेशन कहते हैं, या एल निनो दक्षिणी विस्थापन, या एल निनो दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। अब ये केवल पैसिफिक ओशियन में जो घटनाएं घटती हैं उसके साथ रेफर करके इसको देखा जाता है, और ये जो कंसेप्ट है वो भी गिलबर्ट वाकर के साथ में जुड़ता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए मान लेते हैं कि ये धारा यहाँ पहुंची और यहाँ टेम्परेचर कम है, ठंडा है, और ला निना इफेक्ट है। तो ला निना इफेक्ट में यहाँ क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर होने पर यहाँ से पहुंचने यूं चलना शुरू कर देती है। इधर मैंने आपको कहा था कि ये धाराएं, जो गर्म जल धाराएं हैं, उत्तरी विषुवतीय और दक्षिणी विषुवतीय, ये धाराएं यहाँ पहुंचती है तो यहाँ गर्म पानी इकट्ठा होता है। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर हवाएं गर्म होती है, और गर्म होकर हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, और हवाएं ऊपर की तरफ उठती है। तो मैंने आपको जब वर्षा पढ़ाया था तो आपको समझाया था कि क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं और बारिश हो जाती है, इस पूरे हिस्से में अच्छी बारिश हो जाती है, और फिर आगे की ये भी चलता रहता है, इस पूरे हिस्से में भी अच्छी बारिश होती है, इधर भी अच्छी बारिश होती है, अफ्रीका के अंदर भी, पूर्वी अफ्रीका के अंदर भी। तो अच्छी बारिश होगी कब, जब यहाँ पर ठंडा होगा। तो ये हवा जब ऊपर उठती है, फिर ऊपर होकर ठंडी होती है, तो ये वापस ऐसे चलने लग जाती है, और वापस यहाँ भारी होती है ठंडी हवाएं, तो नीचे उतरती है। और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर धरातल के सारे पवन ऐसे चल रही है तो ऊपर वायुमंडल में वो ऐसे अगेंस्ट चल रही होगी, यूनिवर्सल नियम है, हमेशा ऐसा होगा। धरातल पे हवा यूं चल रही है तो नॉट ऊपर वायुमंडल में ऐसे चल रही होगी। तो यहाँ धरातल में ये इस तरह चलती है, और वहां ऊपर वो ऐसे चलती है, वापस वो नीचे उतरती है, फिर इसका हिस्सा बनती है, वापस चलती है। तो ये एक सर्कुलेशन बनता है, जिसको हम वाकर सर्कुलेशन भी कहते हैं, और इसी को हम एनसो कहते हैं। तो यहाँ जब ठंडा था तो यहाँ अच्छी बारिश हुई इस पूरे रीजन के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज आप देखें, अगेंस्ट कंडीशन में क्या होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वार में यहाँ एल निनो आ गया, यानी कि वो गर्म जलधारा यहाँ पर आ गई। तो अब क्या होगा, अब ध्यान से समझना है इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, वायुदाब जो है वो लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर से ये हवाएं उतनी इफेक्टिवली नहीं चलती वो यहाँ तक पहुंच जाए। अब यहाँ एक बात तो यह कि तापमान बढ़ने से लो प्रेशर हुआ, और इधर क्या हो गया, थोड़ा सा इसकी तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, तो ये हवाएं इधर चलना शुरू कर देती है, और फिर ये दोनों हवाएं यहाँ आके इकट्ठा होती है, यहाँ तक आते आते ये गर्म हो जाती है, और फिर ऊपर उठने की कोशिश करती है। और हवाएं जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आप देखिए फिर बादल बनते हैं और यहाँ बारिश हो जाती है। अब यहाँ ध्यान देना, मेन चेंज क्या आया, ये बादल यहाँ बनने थे और यहाँ बारिश होनी थी, लेकिन अब वो कहाँ हो गई, यहाँ पे। अब यहाँ बारिश होगी तो क्या फायदा होगा, समुद्र के ऊपर ही हो रही है। अब समुद्र के ऊपर कितनी भी बारिश हो जाए, क्या उससे हमको क्या फायदा होगा, हमको तो फायदा तब होगा जब स्थल पोर्शन पे बारिश हो। तो नॉर्मल ईयर में यहाँ हो रही थी ये बारिश, लेकिन जो एल निनो ईयर है उसके अंदर ये बारिश यहीं पर हो जाती है, इस पूरे हिस्से में, यहाँ पर यहाँ तक भी हो जाती है, पूरे हिस्से में बारिश हो जाती है, और वो सारी ज्यादातर समुद्र के ऊपर ही होती है, तो हमें उसको कोई फायदा मिलता नहीं है। अब फिर आगे क्या होगा, ये दोनों हवाएं वापस ऊपर उठने के बाद ठंडी हो जाती है, फिर दोनों अगेंस्ट डायरेक्शन में चलेगी और वापस नीचे उतरेगी। अब आप यहाँ ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पवनें क्या हो रही है, नीचे उतर रही है, और नीचे उतरने वाली हवा कभी भी बारिश नहीं करती है। बारिश होने के लिए हवा को ऊपर उठना है। तो नॉर्मल ईयर में यहाँ क्या हो रहा था, पिछली स्लाइड के अंदर की हवा ऊपर उठ रही थी तो यहाँ बारिश कर रही थी। अब ये हवा नीचे उतर रही है, तो नीचे उतरने वाली हवाएं गर्म होती है, और गर्म होने वाली हवा कभी भी बारिश नहीं कर सकती। और फिर आगे भी यही इफेक्ट है, आगे भी इन सब जगहों पर यहाँ पर अच्छी बारिश नहीं हो पाती है। तो इसको हम कहते हैं, इन दोनों घटनाओं को हम कहते हैं वाकर सर्कुलेशन। तो पहले वाले में तो वो सर्कुलेशन साफ बन रहा था ऐसे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन इस तरह से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और जो बारिश होती है वो पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल हिस्से में ही हो जाती है, वो बाकी कॉन्टिनेंट वाले हिस्सों में नहीं पहुंचती है। तो इस घटना को हम कहते हैं एल निनो सदर्न ओसिलेशन या एनसो कहा जाता है। अब यहाँ ये समझना कि अगर यहाँ पर गर्म जलधारा बह रही है और वायुदाब कम है,
लो प्रेशर है सर्दियों के दौरान, तो समझ लेना चाहिए कि भारत का अगला मानसून जो है वो ठीक नहीं होगा। और अगर यहाँ पर दिसंबर के दौरान हाई प्रेशर है, यहाँ गर्मी की सीजन है इस समय, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हमें समझ आना चाहिए कि अगले जून जुलाई में हमारे यहाँ अच्छी बारिश होगी। तो इस एनसो का जो इफेक्ट है वो भी भारतीय मानसून के ऊपर नजर आता है, और एल निनो और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई संकल्पनाएं ही है। इस चित्र में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठंडा होने पर यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, ये हवा इस तरह से चलती है, ऊपर उठती है, यहाँ लो प्रेशर है, और फिर यहाँ पर बारिश हो जाती है, और फिर ये हवा वापस यहाँ नीचे, कंप्लीट सर्कुलेशन बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये वार्मर है, ये गर्म है, तो यहाँ पर यहीं पर ये बादल ऊपर उठ जाएंगे, यहीं पे बारिश हो जाएगी, और फिर ये हवा यहाँ नीचे उतरेगी, ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, वापस हवा ऐसे चलने लगेगी, मतलब पूरा सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। तो इसको हम एनसो के नाम से जानते हैं, एल निनो सदर्न ओसिलेशन के नाम से जानते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूं, उम्मीद करता हूं आप मुझे इसका जवाब देंगे। सबसे पहले एल निनो प्रभाव किन अक्षांशों के मध्य देखा जाता है? एल निनो प्रभाव का संबंध किस महासागर से है? ला निनो किस भाषा का शब्द है और उसका क्या अर्थ है? पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? एनसो का पूरा नाम क्या है? एल निनो के भारत के मानसून पर प्रभाव की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? एल निनो वर्ष का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये मैटर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जब हम भारत के जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे। तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी को संरक्षित कीजिए। थैंक यू सो मच।